नमस्कार। आज हम पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 3 हिमालय की बेटियों की चर्चा करेंगे। हिमालय की बेटियों के लेखक श्री बैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन हैं। ये निबंध शैली में लिखा गया है। लेखक इस निबंध में नदियों के प्रति अपार श्रद्धा व आदर भाव प्रकट करता है। वह इन नदियों को माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धाराओं में डुबकियाँ लगाया करता था। वह आश्चर्य प्रकट करता है कि कैसे दुबली पतली गंगा, यमुना, सतलुज मैदानों में उतरकर विशाल हो जाती है। वे अपने महान पिता के विराट प्रेम पाकर भी यदि उनका हृदय अतृप्त है तो कौन वह होगा जो उनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ इस पाठ में बताई गई है। तो आइए हम अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। हिमालय की बेटियाँ। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। अभी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थीं। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। लेखक अभी तक तो उन पहाड़ियों को दूर से देखा करता था। उन्हें देखकर उसके मन में आदर और सम्मान झलकता था। उन्हें वो इस तरह से लगती थी जैसे कि उनकी माँ, दादी, मौसी हो जिनकी गोद में वह खेलता है। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। उनका उछलना और कूदना। अब यहाँ लेखक जब हिमालय पे चढ़ा तो वहीं से यमुना, गंगा, सतलुज उनकी धाराएं बह रही थीं और एक पतली सी रूप में बह रही थीं, झरने के रूप में दिखाई दे रही थीं। लेकिन वही गंगा, यमुना और सतलुज जब समतल मैदान में आती हैं तो वह अपना विशाल रूप धारण कर लेती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी ये भाव भंगिमा, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर होता है। यहाँ लेखक कह रहा है कि जब वे वहाँ पहाड़ों से निकलती हैं एक पतली सी धारा के रूप में, और जब वहाँ से नीचे जब समतल मैदान में आती हैं तो उनका खिलना, हंसना, खेलना, कूदना सब गायब हो जाता है और एक ये शांत रूप में नीचे आकर बहती हैं। बाल लीलाएं अपनी वहीं पर छोड़ आती हैं हिमालय की ही गोद में। तो यहाँ वह लेखक कहता है कि मैं बहुत ही आश्चर्यचकित होकर इन बेटियों को देखता हूँ कि इनकी जो बाल लीला हैं अपने पिता के घर तक ही सीमित रहती हैं और ये बाद में इनकी सभी लीलाएं ख़त्म हो जाती हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अपार इनका हृदय अतृप्त है, संतुष्ट नहीं है। वह विराट हिमालय की गोद में भी वह तृप्त रूप से नहीं है, उनका मन संतुष्ट नहीं है। वे भागी जा रही हैं वहाँ से निकलकर, बहुत ही बेचैन हैं। तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियाँ। लेखक यहाँ ये कहना चाहते हैं कि ये नदियाँ अपने विराट पिता के प्रेम से भी संतुष्ट नहीं हैं। तो वह कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इनको संतुष्ट कर सकेगा? बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे, घाटियाँ, बंदुर आदित्यकाएँ। इसका अर्थ है पहाड़ियों के ऊपर का समतल भाग जिसमें वनस्पति बहुत कम मात्रा में होती है, या ये कहा जाए कि वहाँ वनस्पति होती ही नहीं है। सरसब्ज उपत्यकाएँ। सरसब्ज का अर्थ है हरी भरी, उपत्यकाएँ घाटी।
ऐसा है इनका लीला निकेतन। ऐसा है उन नदियों का रहने का स्थान जहाँ पर वो खेलती हैं, उछलती कूदती हैं। वह पहाड़ जिसकी गोद में वो रही हैं, वह उनका ऐसा स्थान है। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनाव, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। जैसे जैसे ये नदियाँ बड़ी होने लगती हैं तो ये समतल की तरफ आती हैं और इनको इस रास्ते में बहुत से पेड़ मिलते हैं जिनको ये पार करते हुए और आगे बढ़ जाती हैं। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो उनकी शादी कर दी जाती है। उसके उपरांत पिता अकेला रह जाता है और हमेशा बेटियों की चिंता में लगा रहता है। तो यहाँ पर हम इन नदियों को हिमालय की बेटियाँ कह रहे हैं कि जो नदियाँ हैं, जो गंगा हैं, ये सब हिमालय की बेटियाँ हैं। जब बेटियाँ अपने पिता हिमालय को छोड़कर समतल मैदानों में आ जाती हैं तो वहाँ पर हिमालय अकेला रह जाता है और अपनी बेटियों की चिंता में ही लगा रहता है कि वह किस स्थान से, किस तरीके से वो वहाँ से निकलकर पहुँच रही हैं, आगे कैसे जा रही हैं। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। जब हम ये हिमालय की बेटियां वहाँ से निकल जाती हैं तो बड़ी बड़ी चोटियों से आप जाके पूछें कि उस समय हिमालय के पास चुपचाप रहने के सिवा और कुछ बचा नहीं है। तो इससे आगे ये है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, कंटक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती है। जब हम सिंधु और ब्रह्मपुत्र का नाम लेते हैं तो उन दोनों का नाम लेते ही बाकी सभी छोटी बड़ी नदियों की याद आने लगती है जो कि हिमालय की गोद से निकली हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। यहाँ लेखक ये कह रहा है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र अपने आप में कुछ नहीं है, वो हिमालय से पिघलने वाली बर्फ़ के रूप में एक एक बूंद करके नीचे बहती रहती है और ये समुद्र में आकर नीचे मिल जाती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। यहाँ पर लेखक ये कह रहा है कि जो पर्वतराज है जिसकी दो बेटियाँ हैं वो कितना सौभाग्यशाली है जिसने इन दो बेटियों का हाथ पकड़ा है और बाकी अलग और भी बेटियां हैं जो इन दोनों नदियों से आकर मिलती हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ है। लेखक यहाँ पर ये कह रहा है कि जिन लोगों ने, पहाड़ी व्यक्तियों ने नदियों को हिमालय से निकलते हुए देखा है उनको शायद ये लुभावनी ना लगे, लेकिन मुझे तो ये बहुत ही लुभावनी प्रतीत होती हैं। इनका विशाल रूप जो आकर समुद्र में मिलता है, या हम ये कह सकते हैं कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। अर्थात यहाँ पर लेखक ये कहना चाहता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप के पास तो वो खेला ही करते हैं, चाहे वो किसी वस्त्र में हो या नहीं। छोटे बच्चे तो बिना वस्त्र के भी खेलते हैं, नंग धड़ंग भी वो खेलते हैं बालिकाएं। तो यहाँ पर ये लेखक यही कहना चाहता है कि वो उस समय बहुत ही आकर्षित प्रतीत होती हैं
लेकिन जैसे जैसे इनका रूप बढ़ता जाता है, ये हिमालय से निकलती हैं और समतल मैदान में आ जाती हैं, तो अपना विशाल रूप ये सभी के सामने दिखाती हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों ही नदियों को महानद बताया गया है, क्योंकि ये दोनों नदियाँ छोटी बड़ी सभी नदियों से मिलकर बनती हैं। ब्रह्मपुत्र तिब्बत, भारत और बांग्लादेश की तरफ से आकर सागर में मिलती है, और सिंधु नदी पंजाब प्रांत की तरफ से बहते हुए सागर में आकर मिलती है। लेखक नागार्जुन ने इस अध्याय में पहाड़ और नदियों दोनों को मानवीकरण रूप में प्रयोग में लाए हैं और मानव के साथ उनकी तुलना की है। उसी प्रकार से कालिदास के बृहयक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, बेत्रवती को आज के समय में बेतवा नदी को प्रेम का प्रतीक देते जाना, तुम्हारी ये प्रेसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। महाकवि कालिदास ने अपना महान ग्रंथ लिखा था मेघदूत, और मेघदूत में उन्होंने यक्ष और यक्षिणी दोनों को मिलाने के लिए मेघ बादलों को दूत बनाकर भेजा था, और कहा था कि बीच में जो बेतवा नदी, बेत्रवती जो नदी पड़ती है, वो तुम्हारी प्रेयसी है, उस पर तुम वर्षा करते हुए जाना, जिससे कि वो तुम्हें पाकर बहुत ही खुश होगी, अत्यंत प्रसन्न होगी। ये बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई, और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों को सचेतन रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ियों, घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में दिखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। तो यहाँ पर कालिदास को भी नदियों को सचेत रूप में देखना ही पसंद था। सचेत मतलब दो तरीके से होते हैं, रूप दो तरीके होते हैं, एक सचेतन होता है और एक अचेतन होता है। सचेतन जिसमें चेतना होती है और अचेतन जिसमें चेतना नहीं होती है। तो कालिदास को ही नदियों को सचेतन रूप में जो जीवन प्रदान करती हैं, जीवन दायिनी नदियों के रूप में इनको देखना पसंद था। तो ये हम कह सकते हैं, दरअसल जो भी व्यक्ति इन नदियों को पहाड़ी घाटियों से आते हुए समतल रूप में देखता है, तो इनको अलग अलग रूप में ही इनको देखता है, लेकिन जब ये हिमालय की गोद से निकलती हैं तो एक धारा के रूप में वहाँ से बहती हैं। उसी प्रकार से अगला है हमारा, काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो ये हर्ज है क्या? तो काका कालेकर ने नदियों को लोक माता इसलिए कहा है क्योंकि ये अपने अंदर नदियाँ जल प्रवाह करती हैं, लोगों को जीवन प्रदान करती हैं। जैसे कहा जाता है कि जल ही जीवन है, तो उसी प्रकार से नदियों में भी लोग स्नान करके उनका जो पानी है उसको अपने खेतों में और मवेशियों को पिलाकर वह एक जीवन, सभी को वो जीवन देती हैं। तो इनको माता कहना कोई गलत नहीं है, इसीलिए काका कालेकर ने भी उनको लोक माता, जनता सभी की माता कहकर पुकारा है। और थोड़ा आगे चलिए तो इनमें हम अगर प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिड, ये तिब्बत में है की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया, लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया, तो लगा मैं गुनगुनाने। यहाँ पर लेखक ये कहना चाहता है कि नदियों के जल का इतना जादू होता है कि अगर उसमें हम अपने तन और मन दोनों को ही भिगो दें या उनमें स्नान कर लें तो हमें अंदर से बहुत ताजगी महसूस होने लगती है और एक स्फूर्ति आ जाती है हमारे बदन में।
और हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगते हैं, जो कि लेखक ने यहाँ आखिरी पैरा में कहा है कि वह बहुत ज़्यादा अपने आप को ढीला ढीला महसूस करने लगा था। तो इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि नदियों के जल में एक अलग ही प्रकार का जादू है, जो सभी को शीतलता प्रदान करता है, सभी के मन को हरा कर देता है और सभी के मन में एक उत्साह और उमंग पैदा करता है। पर आधारित कुछ हमारे प्रश्न हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न ये है कि लेखक को नदियों की कौन सी बात हैरान करती है। उत्तर है, जब लेखक हिमालय के कंधे पर चढ़कर देखता है कि दुबली पतली गंगा, यमुना, सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इस दृश्य को देखकर हैरान हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, लेखक नदियों को प्रेमी के रूप में क्यों बुलाता है। तो उत्तर है इसका, लेखक कभी कभी उन्हें प्रेमी के रूप में बुलाता है, क्योंकि जिस तरह एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उत्सुक होता है, उसी तरह से नदियाँ सागर से मिलने के लिए उत्सुक रहती हैं। अगला प्रश्न यह है कि लेखक को कालिदास की कौन सी बात याद आ गई थी। उत्तर है हमारा, लेखक कहते हैं कि कालिदास की ब्रही यक्ष ने अपनी मेघदूत से कहा था, बेतवावती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यही बात लेखक को कालिदास की याद आ गई। अगला प्रश्न है हमारा, लेखक हिमालय की बहुत प्रशंसा क्यों करता है। लेखक हिमालय यात्रा के दौरान बहुत ही लुभावनी दृश्यों से प्रभावित है। वह उनको देखकर बहुत खुश होता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों की अटखेलियाँ और पेड़ पौधों से भरी हुई घाटियों की सुंदरता को देखकर लेखक बहुत आश्चर्यचकित है, इसलिए लेखक हिमालय की बहुत प्रशंसा करता है। अगला प्रश्न है हमारा, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। तो इसका उत्तर ये है कि लेखक नदियों को माँ मानने की परंपरा से पहले इन नदियों को स्त्री के सभी रूपों में देखते हैं, जिसमें वे उनको बेटी के समान समझते हैं। इसलिए लेखक नदियों को हिमालय की बेटी कहता है। कभी वह उन्हें प्रेसी की भांति प्रेमिका कहता है। जिस तरह से वह एक प्रेसी अपने प्रियतम से मिलने के लिए आतुर है, उसी तरह से नदियाँ सागर से मिलने के लिए आतुर होती हैं। तो कभी लेखक उसमें ममतामयी माँ का रूप, बहन का रूप प्रतीत होता है, जिसके सम्मान में वो हमेशा हाथ जोड़े शीश झुकाए खड़ा रहता है। अगला प्रश्न है, काका कालेकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। इसका उत्तर यह है, नदियों को लोक माता कहने के पीछे काका कालेकर का नदियों के प्रति सम्मान है, क्योंकि ये नदियाँ हमारा आरंभिक काल से ही माँ की भांति भरण पोषण करती आ रही हैं। ये हमें पीने के लिए पानी देती हैं, तो दूसरी तरफ इसके द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी खेतों के लिए बहुत उपयोगी होती है। ये मछली पालन में भी बहुत उपयोगी होती हैं। अर्थात ये नदियाँ सदियों से हमारी जीविका का साधन रही हैं। हिंदू धर्म में तो ये नदियाँ पौराणिक आधार पर भी विशेष पूजनीय हैं। हिंदू धर्म में तो जीवन की अंतिम यात्रा भी इन्हीं से मिलकर समाप्त होती है। इसलिए ये हमारे लिए माता के समान हैं, जो सबका कल्याण करती हैं, सभी को बराबर समझती हैं। अगला प्रश्न यह है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई है। उत्तर है हमारा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों ही महानदी हैं। इन दोनों महानदियों में सारी नदियों का संगम होता है। ये भौगोलिक व प्राकृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये डेल्टा फॉर्म करने के लिए मत्स्य पालन, चावल की फसल व जल स्रोत का उत्तम साधन भी हैं। ये दोनों ही पौराणिक नदियों के रूप में विशेष पूजनीय हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय की यात्रा में लेखक किन किन की प्रशंसा करता है। तो उत्तर है इसका, हिमालय की यात्रा में लेखक कई चीज़ों की प्रशंसा करता है, जैसे कि हिमालय की अनुपम छटा, उसको देखकर वह बहुत मोहित हो जाता है।
हिमालय से निकलने वाली नदियों की अटकेलियों को वह देखता है और उससे बहुत प्रभावित होता है। उसकी बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियों की सुंदरता को वह देखता है। पेड़ पौधों से भरी हुई घाटियों को देखकर उसका मन मोहित हो जाता है और जगह जगह पर देवदार, चीड़, सरों, चिनार, सफ़ेदा, केल से भरी हुई जंगलों को भी वह देखता है और उसको देखकर उसके मन में बहुत ज़्यादा हर्ष और प्रशंसा जगती है। आशा है ये अध्याय आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बीच बीच में कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं जिनको पढ़कर या सुनने से आपको ये अध्याय और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर समझ नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेजें। धन्यवाद।